स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग शिक्षा कौशल से रिलेटेड 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करें कि आप लोग उसको लाइक जरूर कर दिया करें। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आज से आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति 2020 की बात कर रहा है ना, के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2, 5+3+3+4, 5+3+4+3 या 3+5+3+4। तो देखिए, ये नीति 2020 में जो पहले 10+2 वाला ढांचा था ना, उसको अब समाप्त कर दिया गया। अब उसमें आंगनबाड़ी वाली जो प्री प्राइमरी है उसको जोड़ के और 2 साल ये करके कक्षा 1 और 2 5 कर दिया गया। फिर 3 4 5 मिला के 3, फिर 6 7 8 मिला के 3 और 9 से लेके 12 तक का एक स्वरूप बनाया गया। तो कितना हो जाए, कौन हो गया? 5+3+3+4। यानी विकल्प आपका कौन सा सही होगा? बी। 5+3+3+4 की शिक्षा नीति वर्तमान में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है प्रस्तावना कौशल का मुख्य आधार क्या होता है? पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु का विस्तार, श्याम पट्टकार या छात्र का गृह कार्य। तो देखिए, प्रस्तावना कौशल मतलब पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना क्या है? पाठ की शुरुआत। जहां से पाठ की शुरुआत होगी वही तो प्रस्तावना के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, प्रस्तावना कौशल का मुख्य आधार होना चाहिए प्रीवियस नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान। क्योंकि प्रस्तावना कौशल से क्या समझ पाए? पाठ की शुरुआत। तो पाठ की शुरुआत करते समय जो कौशल है ना, उसी को प्रस्तावना कौशल बोलेंगे। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है कि पुरानी विषय वस्तु से जोड़कर नई विषय वस्तु को बताएं। तो क्या होगा? यानी पूर्व ज्ञान। विषय वस्तु का विस्तार तो होगा नहीं, श्याम पट्टकार होगा नहीं, छात्रों का गृह कार्य होगा नहीं, तो होगा कौन सा? पूर्व ज्ञान। तो विकल्प आपका कौन सा होगा? बी विकल्प, ए विकल्प। ठीक है, यानी पूर्व ज्ञान। तो ध्यान रखेंगे। देखिए, पुरानी विषय वस्तु से जोड़कर जब नई विषय वस्तु बताई जाएगी तो बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, प्रस्तावना कौशल ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना कौशल का प्रयोग पाठ के शुरुआत में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई? एनईपी 1968 के तहत, एनईपी 1986 के तहत, या एनईपी 2020 के तहत, या रूसा 2013। रूसा योजना आई थी, रूसा 2013। तो देखो, बहुत अच्छा विकल्प बनाया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे देखें, एनईपी 1968, एनईपी 1968 ये पहली शिक्षा नीति है। फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कौन सी है? एनईपी 1986 है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत भी एनईपी 1986 में ही हुई है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। 87-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। अच्छा, मान लीजिए ये पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी, तो 1986 में बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसी के तहत किया गया। ठीक, और एनईपी 2020 में आई जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। और रूसा योजना कब शुरू की गई? 2013 में। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि निपुण भारत मिशन के तहत किस कक्षा तक के बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी एफएलएन का लक्ष्य रखा गया है? कक्षा 5 तक की, कक्षा 3 तक की, कक्षा 8 तक की, या प्री स्कूल तक? तो देखें, कक्षा 3 ये एफएलएन है ना, निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है ना, जिसका देखो, निपुण का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक, यही होगा इसका। और एफएलएन का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एफएलएन का क्या होगा? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये किस कक्षा तक के बच्चों के लिए है? कक्षा 3। मतलब ये है कि कक्षा 3 तक के बच्चों को अपना नाम लिखना पढ़ना यानी अपने मातृभाषा को पढ़ना और लिखना आना चाहिए, और संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। ग्रेड 3 में इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक, बुनियादी गणित का ज्ञान होना चाहिए, जैसे जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, ये सब बुनियादी गणित की शिक्षा में आता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे कह रहा है कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2009 पूरे देश में कब लागू किया गया? आपसे कह रहा है कि जो ये आरटीआई एक्ट है ये कब लागू किया गया? 4 अगस्त 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2011 को, या 26 जनवरी 2010 को? तो देखिए, आरटीआई एक्ट 2009 में बना था। तो
ध्यान रखना है ये आरटीआई एक्ट कब बना, 2009 में। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ है ये 1 अप्रैल 2010 को, ये ध्यान रखेंगे। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू। अच्छा इसमें है क्या, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है जो ना, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A। ठीक, आर्टिकल 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसमें है क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब उनके लिए शिक्षा अनिवार्य भी कर दी गई और निःशुल्क भी। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, आर्टिकल पूछा जाएगा तो 21A। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर छात्र शिक्षा का अनुपात कितना होना चाहिए, 30 पर 1 होना चाहिए, 35 पर 1 होना चाहिए, 40 पर 1 होना चाहिए या 25 पर 1 होना चाहिए। तो देखें इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना है, प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए 30 पर 1, कितना होना चाहिए, 30 पर 1, मतलब 30 छात्रा पर 30 छात्र पर 1 शिक्षक। और यही जूनियर यानी 6 से 8 में पूछेगा तो 35 पे 1 होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पे। ठीक, अच्छा एक चीज और बताया गया इसमें, मेन वो भी पूछा नहीं गया लेकिन ध्यान रखें, यदि प्राथमिक स्कूलों में नामांकन 200 के ऊपर पहुंच जाता है, मतलब 200 से अधिक यदि नामांकन है तब 40 छात्र पर 1 शिक्षक रखे जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, प्राइमरी बात कर रहा हूं, वैसे होना कितना चाहिए, 30 पर 1, यानी 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना कंपलसरी है। लेकिन अगर वहां पर छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तब फिर क्या होगा, 40 छात्र पर 1 शिक्षक रखे जाएंगे। ठीक, और ये जो दिया है ये 6 से 8, 6 to 8 मतलब 6 to 8 के लिए है ये। ठीक, और ये 1 to 5 के लिए। ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार एक प्राथमिक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कार्य के न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित किए गए, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 36 घंटे। तो देखें ये निर्धारित किए गए, किसमें पूछ रहा है आपसे, प्राथमिक में पूछ रहा है ना, प्राथमिक और जूनियर दोनों का अलग अलग है। ठीक, तो प्राथमिक में कितना है आपका, प्राथमिक में 45 घंटे यानी मिनिमम 45 घंटे। अच्छा यही आपसे कार्य दिवस भी पूछा जा सकता है, तो कार्य दिवस में ध्यान रखेंगे कि 200 कार्य दिवस, कितना, कम से कम 200 कार्य दिवस या 45 घंटे। और यह उसमें और भी है, समय भी निर्धारित किया गया, बाकायदा समय भी, पूरे साल का पूछेगा तो सप्ताह में 45 घंटे, मान लीजिए आपसे वर्ष में यानी पूरे साल में पूछेगा, पूरे शैक्षिक वर्ष में, तब आप बताएंगे 200 घंटे, 800 घंटे, पूरे शैक्षिक वर्ष में 800 घंटे, और पूरे शैक्षिक वर्ष में 200 दिन यानी 200 कार्य दिवस, मतलब कम से कम विद्यालय 200 दिन खुलना कंपलसरी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा मान लीजिए 6 to 8 का पूछेगा, तो 6 to 8 में आप ध्यान रखेंगे 220 कार्य दिवस, कम से कम कितना, 220 कार्य दिवस। फिर आपसे कह रहा है 8 नंबर कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का संबंध किससे, ठीक, छात्र के गृहकार्य के मूल्यांकन से, कक्षा में शिक्षक और छात्र के शाब्दिक व्यवहार के मापन से, सूक्ष्म शिक्षण के समय निर्धारण से या पाठ्य पुस्तक के चयन से। तो देखिए फ्लैंडर्स का जो अंतःक्रिया है ना, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है कक्षा में शिक्षक और छात्र के शाब्दिक व्यवहार के मापन से। ये नेडे फ्लैंडर्स ने एक नियम दिया था, शाब्दिक व्यवहार का नियम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शाब्दिक व्यवहार का नियम किसने दिया, तो शाब्दिक व्यवहार का नियम फ्लैंडर्स का है, ध्यान रखेंगे। 10 श्रेणी वाली अंतःक्रिया इन्होंने बताया था। तो विकल्प बी यानी कक्षा में शिक्षक और छात्र के शाब्दिक व्यवहार के मापन से संबंधित है ये फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। फिर आपसे 9 नंबर कह रहा है दृष्टांत कौशल में शिक्षक द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब दृष्टांत कौशल की बात कर रहा है ना, कि दृष्टांत कौशल में शिक्षक के द्वारा किसका प्रयोग किया जाएगा, केवल कठिन शब्दों की व्याख्या पर, उदाहरणों, चित्रों, कहानियों और टीएलएम का प्रयोग किया जाएगा, केवल बोर्ड पर लिखना या छात्रों को दंडित करना। तो देखिए हमने कई बार बताया है, आपको फिर बता रहे हैं कि केवल शब्द अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो केवल मतलब निगेटिव सेंस के ऑप्शन आपने आप गलत काट दे। ठीक, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही सही होगा। तो ये केवल लिखा गलत है, दंड देना बिल्कुल निगेटिव है। देखिए बाकी तीनों विकल्प आपको निगेटिव दिख रहा है ना, इसमें दंड देना निगेटिव है, केवल शब्द आ गया ये भी निगेटिव है, इसमें भी केवल आ गया ये भी निगेटिव है। तो सही कौन सा है, उदाहरणों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आप उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो विकल्प डी सही हो रहा है। ठीक है, यानी
उदाहरणों, चित्रों और कहानियों एवं टीएलएम का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि पुनर्बलन कौशल में शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कौन सा है। यानी पुनर्बलन कौशल में आपसे शाब्दिक सकारात्मक पूछ रहा है ना, कि सकारात्मक पुनर्बलन कौन है। सिर हिलाना, शाबाश बहुत अच्छा कहना, बच्चे की तरफ घूर कर देखना, उत्तर को बोर्ड पर लिखना। तो देखिए उत्तर को बोर्ड पर लिखना ये कोई पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। ठीक, सिर हिलाना ये है लेकिन बहुत सही नहीं है। शाबाश बहुत अच्छा कहना ये सकारात्मक है, बच्चे की तरफ घूर कर देखना ये नकारात्मक प्रभाव है। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? शाबाश बहुत अच्छा कहना, यानी विकल्प भी सही हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि एडगार डेल के अनुभव शंकु के अनुसार सबसे प्रभावी और अस्थायी अधिगम किससे होता है? शाब्दिक प्रतीकों यानी पढ़ने सुनने से, दृश्य साधनों देखने से, प्रत्यक्षानुभव से, या टेलीविजन देखने से। तो देखिए प्रत्यक्ष अनुभव से, मतलब छोटे बच्चे को जो स्वयं का अवलोकन होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। अच्छा, तो ये बताया किसने? एडगर डेल के अनुसार अनुभव संकुल, मतलब सारे वैज्ञानिकों ने दिया है, सब सेम प्रोसेस है, सेम सब कुछ है, बट क्योंकि वैज्ञानिक के अनुसार हर नाम बदल जा रहा है, तो आपसे अनुभव शंकु पूछेगा तो एडगर डेल का नाम ध्यान रखिए। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? प्रत्यक्ष अनुभव से, यानी जो बच्चा स्वयं घूम के अवलोकन करेगा, इसी को वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। ठीक, खोज विधि बोलते हैं, अन्वेषण विधि बोलते हैं, ये सब इन्हीं नाम है। खोज विधि हुई, अन्वेषण विधि हुई, अनुभव शंकु हुआ। ठीक, 12 नंबर आपसे कह रहा है, 12 नंबर, हाँ 12 नंबर हो गया, 13 नंबर कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन का मुख्य स्वरूप क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण, या सत्र अंतः परीक्षा। तो देखिए सीखने के लिए आकलन कह रहा है ना, सीखने का आकलन नहीं कह रहा, सीखने के लिए आकलन, मतलब वो सीखने के लिए क्या करे उसका आकलन करना है ना। तो ये कब होगा? ये रचनात्मकतम होगा। किसमें होगा? रचनात्मकतम। जब वो सीख रहा है ना तब क्या है? रचनात्मकता होगी। ठीक, और सीखने का आकलन तब तो योगात्मक मूल्यांकन में चला जाएगा। ठीक, लेकिन आपसे सीखने के लिए आकलन पूछता, शब्दों का हेर फेर है केवल, तो किसमें जाएगा? रचनात्मक आकलन। तो विकल्प बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर आपसे कह रहा है कि पाठ योजना के पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए पंचपदी प्रणाली के जनक हार्वर्ड जी। कौन है? हार्वर्ड। पंचपदी प्रणाली किसकी है? हार्वर्ड की। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 5 पद भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक, तो कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिए। प्रस्तावना हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, तुलना हो गया, फिर सामान्यीकरण हो गया, फिर प्रयोग। तो आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है, तो सबसे उच्चतर स्तर आपको प्रयोग देखने मिलेगा, यानी जब आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। पहला कदम, पहला चरण कौन सा है? प्रस्तावना। फिर से सुनिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, उसके बाद प्रयोग। तो ये 5 आप ध्यान रखेंगे। 15 नंबर आपसे कह रहा है कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन से हैं? यूनिट प्लान के बारे में आपसे पूछ रहा है ना। तो यूनिट प्लान मॉरिसन जी का है। किसका है? मॉरिसन जी का, H.C. मॉरिसन जी का। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, ये मॉरिसन गेस्टाल्टवादी है, ये भी पूछा जा सकता है। मॉरिसन जो है वो गेस्टाल्टवादी है। ठीक, गेस्टाल्टवाद के जनक किसे कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है? वर्दाइमर जी को। मैक्स वर्दाइमर जी गेस्टाल्टवाद के जनक। और बाकी जब आपसे ये पूछेगा कि कोहलर कुत्ते चिंपैंजी बंदर पे खोज किसने की थी? सुल्तान नाम पे, तब कोहलर बताइएगा। सूझ का सिद्धांत उसको बोलते हैं ना। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या होना चाहिए? सामग्री बहुत महंगी और आकर्षक होनी चाहिए, सामग्री बाल केंद्रित, सुगम यानी कम लागत की होनी चाहिए और उद्देश्य आधारित होनी चाहिए, सामग्री केवल बाजार से ही खरीदी गई होनी चाहिए, या सामग्री का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। देखिए बच्चों को आप सिखा रहे हैं ना, तो बच्चों को सिखाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सामग्री बहुत महंगी ना हो, आसानी से उपलब्ध हो, यानी सुगमता के साथ उपलब्ध हो। ठीक, और उद्देश्य आधारित भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन उद्देश्य आधारित। तो विकल्प कौन सा सही होगा? बी विकल्प। यानी जो सामग्री है वो बाल केंद्रित हो, सुगम हो, कम लागत और उद्देश्य आधारित हो। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग
17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता को पाने में समान अवसर मिले, मंद बुद्धि बच्चों को कक्षा से बाहर अलग बैठाना, या केवल एक ही मानक शिक्षण विधि का प्रयोग करना। तो केवल एक ही मानक शिक्षण विधि से जब समावेशी कक्षा है तो आप सबको कैसे सिखा सकते हैं? तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को, जब समावेशी कक्षा है तो उसमें केवल प्रतिभाशाली या केवल मंद हो ही नहीं सकते, सबका समावेशन होगा। मंद बुद्धि, ये भी गलत है। तो विकल्प कौन सा सही है? बी विकल्प। यानी यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमता के पाने का समान अवसर मिलना चाहिए। तो विकल्प बी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ेंगे 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में डाइट की स्थापना किस नीति के सिफारिश पर की गई? डाइट की स्थापना आपसे पूछ रहा है ना। जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है इसको डाइट बोलते हैं। डाइट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, हिंदी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ये पूछ रहा है आपसे कि इसको किस योजना के तहत शुरू किया गया? कोठारी आयोग। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि देखिए कौन सी योजना कब आई, क्योंकि आपने शिक्षण कौशल लिखा है तो आपसे योजना पूछी जा सकती है। तो कोठारी आयोग कब बना? 1964 में। रिपोर्ट कब सौंपी इसने? 66 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। मान लीजिए पहली शिक्षा नीति पूछेगा तो पहली शिक्षा नीति आप बताएंगे 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 तो आपको पता है। तो डाइट किसके तहत हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यानी विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? ये एसएसए आपसे पूछ रहा है कि ये एसएसए कब शुरू किया गया? 1995 में, 2000 में, या 2005 में, या 2010 में? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2000 में शुरू किया गया। 2001। ठीक, 2001 भी आपको रहेगा तो 2001 या सही करेंगे, या 2000 रहेगा तो 2000, या दोनों है तो दोनों। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, या तो 2000 देगा या 2001 देगा, दोनों विकल्प आपको नहीं देगा। वैसे 2001 ज्यादा मान के चला जा रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ था कि सबको शिक्षा यानी समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया था। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब से हुई? एनडीएम की शुरुआत, अच्छा एनडीएम का नाम अब बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी पीएम पोषण योजना इसका नाम कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अच्छा इसको शुरू किया गया था किसके लिए? नामांकन बढ़ाने के लिए, बच्चों में पोषण बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था 1995 में। 15 अगस्त 1995 में इसको शुरू किया गया था। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, अब इसका नाम एनडीएम नहीं है, अब इसका नाम है प्रधानमंत्री पीएम पोषण योजना। तो ये ध्यान रखेंगे, पीएम पोषण शक्ति योजना इसका नाम है। क्या नाम है? पीएम पोषण शक्ति योजना। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पीएम पोषण शक्ति निर्माण। ठीक, तो ये कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षकों का वेतन भुगतान करना, शिक्षकों और छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ऑनलाइन परीक्षा परिणाम घोषित करना, केवल उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देना। तो देखें, दीक्षा का मतलब है कि शिक्षकों और छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट यानी कंटेंट क्यूआर कोड आधारित पुस्तकें प्रदान करना। अब आप देख रहे होंगे कि पुस्तकों पर क्यूआर कोड दिया जाता है, उसको आप स्कैन करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या परिभाषा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा? कि शिक्षकों और छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना। तो विकल्प बी सही होगा। अच्छा ये शुरू कब, लॉन्च कब हुआ? 2017 में लॉन्च हुआ। ये ध्यान रखेंगे कि दीक्षा पोर्टल कब शुरू किया गया? 2017 में। तो विकल्प आपका बी सही हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा होता है? तो हमने बताया सूक्ष्म शिक्षण का क्वेश्चन कल भी थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको देखने में जरूर मिलेगा।
इसलिए सूक्ष्म शिक्षण आपको पढ़ना है। देखिए भारत में उसके जनक बी के पासी हैं और वो मतलब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पूरे वैश्विक स्तर पर पूछेगा तो WC एलन, तो ये ध्यान रखेंगे। आपसे आप पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षा में चरण कितने होते हैं? 5। ठीक, मिनट कितना होता है? 36। तो पहला चरण पूछ रहा है, तो पहला चरण क्या हो जाएगा? शिक्षण करना, पाठ्य योजना का निर्माण, प्रतिपुष्टि या प्रस्तावना। तो देखिए प्रतिपुष्टि तो तीसरा है, ठीक, प्रतिपुष्टि दूसरा है, क्या है? दूसरा है फिर और पुनः प्रतिपुष्टि पूछेगा तो 5वां है। तो ये ध्यान रखिए। तो एक विकल्प कौन सा सही होगा इसमें? प्रस्तावना। सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना, यानी योजना बनाना ना। तो सबसे पहले तो योजना का निर्माण, जब दिया है योजना का निर्माण तो आप योजना का निर्माण ही शुरू करेंगे, ठीक। बाकी अगर ये ना होता तो प्रस्तावना आप कर सकते थे, ठीक। तो यानी पाठ योजना का निर्माण करना सबसे पहला होगा। दूसरा शिक्षण करना। टोटल 6 चरण है ना, इसको पाठ योजना में नहीं जोड़ा जाता। टाइम वाला हमने बताया कि 5 चरण है और बाकी टोटल तो 6 है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पाठ योजना का निर्माण करेंगे, फिर शिक्षण करेंगे 6 मिनट का होता है, फिर प्रतिपुष्टि 6 मिनट की होती है, फिर पुनः योजना जो है ना इसको 12 मिनट दिया गया है, यानी जो रीप्लान है इसके लिए 12 मिनट निर्धारित किए गए हैं। फिर पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट, तो टोटल 36 मिनट। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते समय शिक्षक को किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? बहुत तेजी से लिखना, अक्षरों की स्पष्ट, सुंदर और आकार में उपयुक्त होना तथा लिखते समय 45 अंश के कोण पर खड़े होना। मतलब 45 अंश के कोण पे इसलिए खड़ा होना को बताया गया है क्योंकि बच्चे बोर्ड के आई टच में रहते हैं, मतलब बोर्ड के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक। इसलिए टीचर को 45 डिग्री कोण पे ही खड़ा होकर पढ़ाना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो विकल्प कौन सा सही होगा आपका? बी विकल्प, यानी अक्षरों की स्पष्टता, सुंदर और आकार में उपयुक्त होना तथा लिखते समय 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि अधिगम असमर्थता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रही है, मैं डिसलेक्सिया किससे संबंधित? तो देखिए डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिसकैलकुलिया गणित विकार है, ठीक। और अगर मान लीजिए आपसे डिस्ग्राफिया पूछे तो लिखने संबंधित विकार है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं, ठीक। क्योंकि आज तक जितने भी पेपर कराए गए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आए, ठीक। और अगर मान लीजिए आपसे ये लिखने वाला पूछेगा तो लिखने वाला डिस्फेजिया उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। तो ये ध्यान रखने का। अब आपसे कौन सा पूछ रहा है? पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाला कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया यानी पठन विकार। इसमें होता क्या है ना, बच्चा वाज को सा पढ़ता है, क्या पढ़ता है? सा, यानी अंतर स्पष्ट उसके क्रम में नहीं कर पाता, ठीक। तो विकल्प भी सही होगा। 25 नंबर आपसे कह रहा है कि यशपाल समिति की रिपोर्ट का मुख्य शीर्षक क्या था? यशपाल समिति कब आई थी? सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है। तो 1992-93 में ये बनी थी। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि इसका मुख्य शीर्षक क्या था? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, शिक्षा बिना बोझ के, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? इसमें कौन सा विकल्प होगा कि शिक्षा बिना बोझ के? यशपाल समिति ने ही शिक्षा बिना बोझ का बताया था। अच्छा आपको कर दिया गया है, बच्चे बैगलेस डे की क्लासेस भी लग रही हैं अब, ठीक। बच्चे को हफ्ते में 2 दिन बैगलेस होके जाना यानी बिना बस्ते के, ठीक। तो इसमें शिक्षा बिना बोझ यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक, शिक्षा बिना बोझ। 26 नंबर आपसे कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आपसे पूछा है ना कि बल किससे होता है? केवल वर्ष के अंत में बोर्ड परीक्षा पर, बालक के सर्वांगीण विकास के नियमित और निरंतर आकलन पर, केवल लिखित परीक्षाओं के अंक देने पर, या छात्र को पास या फेल करने के लिए श्रेणी तय करने पर। तो देखिए क्या होगा, ये कौन सा विकल्प होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी बालक के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब सभी पहलुओं को देखना, यानी और निरंतरता होनी चाहिए भाई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निरंतरता भी होती है, ठीक। तो विकल्प कौन सा सही होगा? बी विकल्प, यानी बालक के सर्वांगीण विकास के नियमित और निरंतर आकलन पर। 27 नंबर आपसे कह रहा है कि शिक्षण के स्वायत्तता विकास स्तर के प्रतिपादक कौन है? शिक्षण के स्वायत्त विकास स्तर पूछ रहा है, इसके प्रतिपादन ML विग्गी, JF हर्बर्ट, HC मॉरिसन,
तो मॉरिसन नहीं है इसकी, हंट भी नहीं, इसके कौन है, एम.एल. डिग्गी। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए विकल्प। यानी शिक्षा के स्वायत्त विकास स्तर के से कौन संबंधित है, इसके जनक एम.एल. डिग्गी जी। तो ये ध्यान रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट इसमें है, ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा मान लीजिए आपसे मॉरिसन वाला पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तो मॉरिसन किसके हैं, बौद्ध स्तर के जनक है, ठीक। और आपसे हंट का पूछा जा सकता है, तो हंट वाला भी चिंतन स्तर, मतलब हंट चिंतन स्तर से हैं और स्वायत्तता विकास स्तर से एम.एल. डिग्गी हैं, मॉरिसन बौद्ध स्तर से हैं, ये ध्यान रखिएगा। 28 नंबर आपसे कह रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान में किन 3 योजनाओं का विलय किया गया है, एसएसए, रमसा और टी, यानी टीचर्स एजुकेशन की बात की गई ना, टी मतलब एमडीएम, डीपीईडी और एसएसए, आरटीआई, एनईपी और एसएसए, या डाइट, एससीईआरटी और एमसीईआरटी। तो देखिए समग्र शिक्षा अभियान में, समग्र शिक्षा अभियान में 3 पहले जो योजना चलती थी ना, ये एसएसए चलता था, ठीक, और एक रमसा योजना चलती थी, और एक सर्व एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको भी एसएसए ही बोलेंगे, समग्र शिक्षा अभियान को, ठीक। और तो इसमें समग्र शिक्षा अभियान बाद में बनाया गया, इसमें क्या है, एसएसए में सर्व शिक्षा अभियान, तो यानी सर्व शिक्षा अभियान है या रमसा योजना हो गई और टीचर्स एजुकेशन, इन तीनों को मिला के क्या बना दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए विकल्प, ध्यान रखना है आपको। 29 नंबर आपसे कह रहा है कि कौशल प्राप्ति शिक्षण के किस चरण से संबंधित है, पूर्व तत्परता चरण, अंतः क्रियात्मक चरण, उत्तर क्रियात्मक चरण या मूल्यांकन चरण। तो देखिए कौशल प्राप्ति जो है ना, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है अंतः क्रियात्मक चरण से, किससे संबंधित है, अंतः क्रियात्मक चरण। अच्छा इसको बताया किसने कौशल वाला, इसको बताया फिलिप जैक्सन, ठीक, फिलिप जैक्सन के अनुसार बताया गया है ना शिक्षण के 3 चरण, तो वही है ये, ठीक। तो विकल्प आपका कौन सा, 3 चरण कौन बताया है, कौशल प्राप्ति के 3 चरण कौन बताया, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन बताया है, फिलिप जैक्सन। कौन कौन से 3 चरण है वो भी ध्यान रखेंगे। पहला कौन सा हो जाएगा, अंतः क्रियात्मक चरण, नहीं पहला तो पूर्व तत्परता होगा ना, दूसरा होगा अंतः क्रियात्मक, क्योंकि आपसे दूसरा पूछ रहा है ना शिक्षण के किस चरण से संबंधित है कौशल प्राप्ति, तो ये दूसरा यानी अंतः क्रियात्मक चरण से। तो पहला कौन सा है, पहला हो जाएगा आपका पूर्व तत्परता, फिर उसके बाद अंतः क्रियात्मक, फिर उत्तर क्रियात्मक। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, बीच में अंतः क्रियात्मक, बाकी पहले में पूर्व क्रियात्मक और अंतिम वाले में अंतिम क्रियात्मक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, 30 की तरफ। 30 क्वेश्चन थे तो आखिरी क्वेश्चन है 30। आपसे कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के नियम में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए, गलती करने पर तुरंत छात्र को दंडित करना चाहिए, छात्रों को त्रुटियों से सीखने का अवसर देना और ध्यान पूर्वक मार्गदर्शन करना, धैर्य पूर्वक मार्गदर्शन करना, उत्तर खुद लिख देना ताकि गलती ना हो, केवल योग्य छात्रों से ही प्रश्न पूछना। तो देखिए शिक्षण अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये बताता है कि छात्र जो है ना वो प्रयास करेगा तो उससे त्रुटि होगी, लेकिन बार बार त्रुटि होने पर एक समय ऐसा आएगा कि त्रुटि बिल्कुल ना के बराबर होगी और वो जो आप करवाना चाह रहे हैं या जो सोच रहा है वो सीधा उसी पे उसका फोकस होगा। यही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है बिल्ली वाला, ठीक। ध्यान रखने किस पे अपना प्रयोग किया था, बिल्ली पे। तो विकल्प कौन सा होगा इसमें, बी विकल्प, यानी छात्रों के त्रुटियों से सीखने के अवसर देना और धैर्य पूर्वक उनका मार्गदर्शन करना जिससे वो स्वयं स्वतः सीख सके, ठीक है। 30 क्वेश्चन थे, बाकी आप लोग लाइक वीडियो को जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक। अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कर दिया करें जिससे और लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में।